Unification of Germany. वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, जर्मनी का एक संगठित राष्ट्र के रूप में उभरना 19th सेंचुरी के सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स में से एक था। जी हां, जिस जर्मनी को आज हम नेशन की तरह जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। 19th सेंचुरी से पहले तक जर्मन टेरिटरीज करीब 300 से ज्यादा इंडिपेंडेंट किंगडम्स में डिवाइडेड थी। इन सभी का एक नेशन के फॉर्म में इंटीग्रेट होना न सिर्फ लंबा बल्कि बहुत ही दिलचस्प सफर था। आज हम जर्मन यूनिफिकेशन के इसी सफर को डिटेल में समझेंगे। हम जर्मन यूनिफिकेशन के फैक्टर्स और प्रोसेसेस की चर्चा करेंगे। साथ ही प्रशन चांसलर बिस्मार्क की फाइन लीडरशिप और डिप्लोमैटिक स्किल्स की बात भी करेंगे, जिन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया। आइए शुरुआत यूनिफिकेशन के बैकग्राउंड को समझने से करते हैं। बैकग्राउंड, जैसा कि हमने बताया, 19th सेंचुरी से पहले तक जर्मन टेरिटरीज कई स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइडेड थी। एक समय पर ज्यादातर जर्मन किंगडम्स होली रोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट थे। जर्मन टेरिटरीज को यूनिफिकेशन की तरफ ले जाने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन द फर्स्ट ने 1803 से 1815 के बीच कई वॉर्स लड़े, जिन्हें नेपोलियनिक वॉर्स कहते हैं। इन वॉर्स के थ्रू नेपोलियन ने यूरोप के मेजर पोर्शन को अपने अधीन कर लिया था। इस दौरान नेपोलियन ने जर्मनी के कई एरियाज को भी कैप्चर किया था। कैप्चर्ड जर्मन टेरिटरीज को इफेक्टिवली रूल करने के लिए उसने 39 जर्मन स्टेट्स का राइन फेडरेशन बनाया। नेपोलियन के अंदर राइन फेडरेशन बनने से हिस्टोरियंस जर्मनी के पार्शियल यूनिफिकेशन के लिए नेपोलियन को क्रेडिट देते हैं। एक तरफ उसने कई जर्मन राज्यों की टेरिटरीज को कंसोलिडेट कर 39 किंगडम्स में यूनाइट किया। दूसरी तरफ उसने इन 39 किंगडम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जर्मन पार्लियामेंट या डाइट की स्थापना की। नेपोलियन ने कई और प्रोग्रेसिव कदम उठाए, जैसे ट्रेड बैरियर्स को खत्म करना और जर्मन स्टेट्स के बीच फ्री ट्रेड प्रमोट करना। नेपोलियन के मेजर्स से राइन कन्फेडरेशन में ट्रेड और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला। वैसे तो नेपोलियन ने ये सब कदम अपने जर्मन सब्जेक्ट्स को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए उठाए थे, लेकिन इनका एक परिणाम हमें जर्मन नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के रूप में दिखता है। हालांकि नेपोलियनिक एम्पायर ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। 1813 के बैटल ऑफ लीप्सिग और 1815 के बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को ब्रिटेन और प्रशिया से शिकस्त झेलनी पड़ी और इस तरह राइन फेडरेशन पर उनका रूल खत्म हो गया। 1815 में नेपोलियनिक एम्पायर का फेट डिसाइड करने के लिए वियना कांग्रेस बुलाई गई, जिसमें यूरोप के मेजर पावर्स ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया ने पार्टिसिपेट किया। इस कांग्रेस में डिसाइड किया गया कि नेपोलियन के द्वारा बनाए गए 39 स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज नहीं की जाएंगी, लेकिन इसने ऑस्ट्रिया को राइन फेडरेशन का लीडर बना दिया। ऑस्ट्रियन लीडरशिप में राइन फेडरेशन अब जर्मन कन्फेडरेशन बन गया। कन्फेडरेशन की पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट सिटी में थी, जिसे डाइट कहते थे। डाइट के पास कोई फॉर्मल पावर्स नहीं थी, ये इफेक्टिवली ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। लेकिन जर्मन्स के बीच नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड होने लगी थी। 1815 के बाद से कई ऑर्गेनाइजेशंस पैन जर्मन यूनिटी के आइडिया को बढ़ावा देने लगे। इनमें से एक था बर्शनशाफ्ट, जो कि यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क था। ये नेटवर्क अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यूनाइटेड रिपब्लिकन जर्मनी के आइडिया को लोगों के बीच पॉपुलर करने का काम कर रहा था। इस दौरान कई फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ने भी डिस्टिंक्ट जर्मन कल्चर और आइडेंटिटी की बात करना शुरू कर दिया, जो जर्मनी को बाकी यूरोपियन देशों से अलग बनाता था। इनमें फ्रीडरिख हेगेल, योहान गॉटलीब फीस्टर, लुडविग योहान पॉपुलर नेम्स थे। इस तरह लोगों में यूनिफिकेशन की भावना तो बढ़ रही थी, लेकिन इसको अचीव करने में कई बैरियर्स थे। छोटे जर्मन स्टेट्स के रूलर्स को डर था कि यूनाइटेड जर्मनी में उनकी सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस बात पर भी कोई सहमति नहीं थी कि यूनाइटेड जर्मनी का लीडर कौन होगा, ऑस्ट्रिया या प्रशिया। ऑस्ट्रिया और प्रशिया दो सबसे बड़े जर्मन स्टेट्स थे।
दोनों ही नेपोलियनिक वॉर्स से पहले होली रोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच जर्मन लीडरशिप को लेकर हमेशा से विवाद रहा था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि सारे जर्मन स्टेट्स उसकी लीडरशिप में यूनाइट हो जाएं, जबकि प्रशा खुद यूनाइटेड जर्मनी का लीडर बनना चाहता था। इसी कॉन्टेक्स्ट में जर्मन यूनिफिकेशन के दो अपोजिंग आइडियाज डेवलप हुए। एक आइडिया था ग्रोस डचलैंड या ग्रेटर जर्मनी, जिसमें ऑस्ट्रियन एम्पायर भी इंक्लूडेड था। दूसरा था क्लाइन डचलैंड, जिसमें ऑस्ट्रिया शामिल नहीं था। प्रशिया क्लाइन डचलैंड के फेवर में था और ऑस्ट्रिया दोबारा होली रोमन एम्पायर बनाने के सपने देख रहा था, जिसमें वो सत्ता का केंद्र था। आइए अब एक एक करके जर्मन यूनिफिकेशन को पॉसिबल बनाने वाले फैक्टर्स और इवेंट्स की चर्चा करते हैं। ज़ोल्वेराइन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कहा जाता है कि जर्मनी के पॉलिटिकल यूनिफिकेशन से पहले उसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ था। जर्मनी के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को ज़ोल्वेराइन कहते हैं। जर्मन स्टेट्स के आपस का ट्रेड कई जगह कस्टम ड्यूटीज लगाए जाने के कारण हैम्पर होता था। प्रशा ने इस बात को समझा और 1818 में उसने अपनी टेरिटरीज में सारे ट्रेड टैरिफ्स को अबॉलिश कर दिया और इंपोर्ट टैक्सेस भी काफी कम कर दिए। 1820s और 1830s में कई जर्मन स्टेट्स ने प्रशा के द्वारा बनाए गए वॉलंटरी कस्टम यूनियन को ज्वाइन कर लिया। इसी यूनियन को ज़ोल्वेराइन कहा गया। 1836 तक 39 में से 25 जर्मन स्टेट्स ने इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। इससे साफ पता चलता है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से जर्मन स्टेट्स को फायदा हो रहा था। हिस्टोरियन विलियम का ज़ोल्वेराइन को जर्मन यूनिफिकेशन का लीवर मानते हैं, क्योंकि ये इनिशिएटिव प्रशा द्वारा लिया गया था। इसलिए जर्मन राज्यों पर उसका डोमिनेंस और ज्यादा बढ़ गया। इससे प्रशा की इकोनॉमी को भी बहुत फायदा हुआ। जैसे जैसे जर्मन स्टेट्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, वैसे वैसे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना भी बढ़ रही थी। कई जगह लोग अब मोनार्कीज को रिपब्लिकन गवर्नमेंट से रिप्लेस करने की बात कर रहे थे। इसी दौरान कई जर्मन स्टेट्स 1848 के रेवोल्यूशन से अफेक्ट हुए। आइए जानते हैं 1848 के रेवोल्यूशंस के बारे में और जर्मन यूनिफिकेशन पर इसके इंपैक्ट को। रेवोल्यूशंस ऑफ 1848। 1848 के रेवोल्यूशंस विद्रोह का एक सिलसिला था, जिससे यूरोप के कई मेजर सिटीज अफेक्ट हुए। रेवोल्यूशनरीज की मेन डिमांड थी कि पुराने मोनार्किकल सिस्टम को खत्म किया जाए और सिटीजन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए। साथ ही रेवोल्यूशनरीज सिविल राइट्स की भी डिमांड कर रहे थे। कई जर्मन स्टेट्स भी इस रेवोल्यूशन से इंपैक्ट हुए थे। प्रशा में रेवोल्यूशनरीज ने किंग फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ को लिबरल रिफॉर्म्स करने पर विवश कर दिया था। सिटीजन्स को कई सिविल राइट्स दिए गए और किंग के कई पावर्स को प्रशन पार्लियामेंट यानी राइक्सटाग को ट्रांसफर कर दिया गया। रेवोल्यूशनरीज ने जर्मन यूनिफिकेशन की दिशा में भी कदम उठाए। डिसीजन लिया गया कि फ्रैंकफर्ट में सभी जर्मन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट बनेगा, जो कि ऑस्ट्रिया द्वारा हेडेड जर्मन कन्फेडरेशन को रिप्लेस करेगा। इस पार्लियामेंट से ऑस्ट्रिया को बाहर रखने का फैसला भी लिया गया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को यूनाइटेड जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। सहमति बन गई थी कि नया कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल नेचर का होगा, जिसके अंदर मोनार्की की पावर लिमिटेड होगी। लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मन यूनिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि प्रशन किंग विलियम द फोर्थ, जिन्हें यूनाइटेड जर्मनी का किंग बनाने का ऑफर मिला, उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि किंग विलियम द फोर्थ रबर स्टैम्प किंग नहीं बनना चाहते थे और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्ताव रखा था, उसमें किंग की पावर को काफी हद तक लिमिट कर दिया गया था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया ने धमकी दे दी थी कि अगर प्रशा ने 1815 के वियना अरेंजमेंट में कोई बदलाव लाने की कोशिश की तो उसे वॉर का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आइडिया फेल हो गया और प्रशा के अलावा बाकी जर्मन स्टेट्स जर्मन कन्फेडरेशन का ही हिस्सा बने रहे। इसके बाद 1861 में प्रशा के किंग फ्रेडरिक विलियम IV की मृत्यु हो गई। उनकी जगह उनके भाई फ्रेडरिक विलियम द फर्स्ट ने प्रशा का थ्रोन संभाला। नए किंग को प्रशन पार्लियामेंट से तालमेल बिठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था,
ऐसे में उन्होंने 1862 में ऑटो वॉन बिस्मार्क को प्रशा का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। बिस्मार्क अपने डिप्लोमैटिक स्किल्स के लिए जाने जाते थे और आने वाले समय में वो जर्मन यूनिफिकेशन के मेन आर्किटेक्ट बनकर उभरे। आइए जानते हैं कौन थे बिस्मार्क और क्या थी उनकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बिस्मार्क एंड हिज पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बिस्मार्क प्रशा के डिप्लोमैट या राजदूत थे। उन्होंने प्रशा को रशिया और फ्रांस में रिप्रेजेंट किया था। डिप्लोमैट की पोजीशन पर उनके एक्सपीरियंसेस यूरोप के ग्रेट पावर रिलेशंस को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो समझते थे कि जर्मनी को लिबरलिज्म या डेमोक्रेसी यूनाइट नहीं कर सकती। बिस्मार्क चाहते थे कि सभी जर्मन टेरिटरीज प्रशा की लीडरशिप में यूनाइट हो जाएं। उनको पता था कि ग्रेट पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और ऑस्ट्रिया बिना अपने फायदे के जर्मनी को यूनाइट नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, जिसके अंतर्गत एक्सटर्नल फ्रंट पर वॉर्स के लिए प्रशा को तैयार किया गया और इंटरनल फ्रंट पर उसे एक कोहेसिव या यूनाइटेड कंट्री बनाया गया। किसी भी वॉर को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक वेल डेवलप्ड इकोनॉमी और आर्मी। प्रशा की आर्मी बाकी ग्रेट पावर्स के कंपैरिजन में कमजोर थी, इसलिए इसका मॉडर्नाइजेशन जरूरी था। लेकिन आर्मी मॉडर्नाइजेशन के लिए पार्लियामेंट बजट पास करने से इनकार कर रही थी। असल में इस समय प्रशन राइक्सटाग में कई ग्रुप्स थे, जैसे कि लिबरल्स, सोशलिस्ट्स और कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, तो वहीं कंजर्वेटिव्स किंग या मॉनर्की को। सोशलिस्ट्स वर्कर्स के अधिकारों को सपोर्ट करते थे और कैपिटलिस्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के खिलाफ थे। सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होने के कारण पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती थी। बिस्मार्क खुद एक स्टॉन्च कंजर्वेटिव और मॉनर्की के सपोर्टर थे। उनका मानना था कि स्ट्रॉन्ग प्रशन मॉनर्की के नेतृत्व में ही जर्मनी यूनाइट हो सकता है। इसके लिए वो सबसे पहले जनता का झुकाव पार्लियामेंट से हटाकर किंग की तरफ करना चाहते थे, जिससे पार्लियामेंट उनके डिसीजन पर कोई सवाल न उठा पाए। सोसाइटी के लिबरल सेक्शंस को खुश करने के लिए बिस्मार्क ने रोमन कैथोलिक चर्च पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। बिस्मार्क की रिलीजियस पॉलिसीज को कुल्टरकाम्फ भी कहते हैं। सोशलिस्ट विचार के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने यूरोप में सबसे पहला सोशल वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ओल्ड एज पेंशन्स जैसे बेनिफिट्स दिए गए। इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट सेक्शंस को खुश करने के लिए भी उन्होंने कई कदम उठाए। बिस्मार्क की इन पॉलिसीज के कारण लोगों में मॉनर्की के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ रही थी और पार्लियामेंट कमजोर पड़ रहा था। इसके बाद उन्होंने आर्मी को मॉडर्नाइज करने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया। बिस्मार्क की इन पॉलिसीज को रियल पॉलिटिक या ऑस्टोपॉलिटिक भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सभी पॉलिटिकल डिसीजंस रियल सर्कमस्टेंसेस और इंटरेस्ट्स पर बेस्ड होने चाहिए, ना कि किसी एथिक्स या आइडियोलॉजी पर। आइए अब देखते हैं कि एक्सटर्नल फ्रंट पर बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट करने के लिए क्या पॉलिसीज अपनाई। वॉर एंड डिप्लोमेसी। बिस्मार्क को पूरा यकीन था कि बिना वॉर और डिप्लोमेसी के जर्मनी को यूनाइट करना संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें पहला मौका 1864 में मिला, जब डेनमार्क ने नॉर्दर्न जर्मन टेरिटरीज श्लेस्विग और होल्स्टाइन पर आक्रमण कर दिया। श्लेस्विग और होल्स्टाइन सेमी ऑटोनोमस जर्मन टेरिटरीज थीं। 1815 की वियना कांग्रेस ने इन्हें डेनमार्क के इनडायरेक्ट रूल में रखा था, लेकिन 1864 में डेनमार्क ने इन्हें अपने देश में मिलाने की कोशिश की। बिस्मार्क ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। ऑस्ट्रिया और प्रशा कई बात पर अग्री नहीं करते थे, फिर भी कॉमन एनिमी डेनमार्क के अगेंस्ट वो यूनाइट हुए और वॉर जीता। लेकिन वॉर खत्म होने के तुरंत बाद ही ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच के डिफरेंसेस आ गए। ऑस्ट्रिया चाहता था कि श्लेस्विग और होल्स्टाइन जर्मन फेडरेशन के अंदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने, लेकिन प्रशा उनको अपने में मिलाना चाहता था। 1865 के होल्स्टाइन श्लेस्विग कॉम्प्रोमाइज से प्रशा को श्लेस्विग दे दिया गया और होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को मिला। हिस्टोरियंस मानते हैं कि बिस्मार्क चाहते तो केवल प्रशन आर्मी के साथ डेनमार्क को हरा सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रिया को इन्वॉल्व करना एक सोच समझकर लिया गया कदम था। बिस्मार्क होल्स्टाइन के बहाने आगे चलकर ऑस्ट्रिया से वॉर करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था
कि बिना ऑस्ट्रिया से लड़े जर्मन यूनिफिकेशन नहीं हो सकता। अब बिस्मार्क ने होल्स्टाइन की पॉपुलेशन को ऑस्ट्रिया के खिलाफ भड़काना शुरू किया। बिस्मार्क की एक्टिविटी से ऑस्ट्रिया परेशान हो गया था और उसने 1866 में प्रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस बीच ऑस्ट्रिया से वॉर के एंटिसिपेशन में प्रशिया ने कई डिप्लोमेटिक कदम उठा लिए थे। उदाहरण के तौर पर 1863 के पोलैंड रिवोल्ट में प्रशिया ने रशिया की हेल्प की, जिससे रशिया और प्रशिया की दोस्ती बढ़ जाए। रशिया को एलाई बनाने के बाद बिस्मार्क ने फ्रांस के नेपोलियन III से ट्रीटी की, जिसके तहत बिस्मार्क ने फ्यूचर में किसी भी ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर में फ्रांस को न्यूट्रल रहने को राजी कर लिया। फ्रेंच न्यूट्रलिटी के बदले में प्रशिया राइन रिवर के पास कुछ टेरिटरीज फ्रांस को देने के लिए एग्री हो गया। ब्रिटेन इस समय अपने कुछ इंटरनल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। इस तरह 1866 के फ्रैंको प्रशियन वॉर से पहले बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के सभी एलाइज या फ्रेंड्स को कट कर दिया था। 1866 में जब वॉर हुआ तो प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को केवल 7 वीक्स के अंदर हरा दिया। इसका श्रेय बिस्मार्क के आर्मी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और डिप्लोमैटिक स्किल्स को जाता है। उन्होंने प्रशिया की मिलिट्री को इतना डेवलप कर दिया था कि कहा जाने लगा था, प्रशिया के पास आर्मी नहीं है बल्कि आर्मी के पास प्रशिया है। वॉर में ऑस्ट्रिया को हराने के बाद 23 अगस्त 1866 को ट्रीटी ऑफ प्राग साइन की गई। इस ट्रीटी ने 1815 के वियना अग्रीमेंट को डिसॉल्व कर दिया। वियना अग्रीमेंट ने ऑस्ट्रिया को जर्मन स्टेट्स का लीडर बनाया था। 1866 की ट्रीटी के बाद अब लीडर प्रशिया था। उसने 21 जर्मन स्टेट्स का कन्फेडरेशन बनाया। कुछ स्टेट्स जैसे विटनबर्ग, बाडन, बवेरिया, ऑस्ट्रिया और सदर्न हेस ने कन्फेडरेशन ज्वाइन नहीं किया। इसे सदर्न कन्फेडरेशन कहा गया। जिन्होंने प्रशिया को ज्वाइन कर लिया उन्हें नॉर्दर्न कन्फेडरेशन कहा गया। ट्रीटी के अनुसार ऑस्ट्रिया ने यह भी प्रॉमिस किया कि वो आगे से प्रशिया के अगेंस्ट वॉर में किसी भी कंट्री का साथ नहीं देगा। बिस्मार्क अब जर्मन स्टेट्स की लीडरशिप और रिस्पेक्ट पाने में सफल हो गए थे। अब बस आखिरी काम बाकी था, एक लूज कन्फेडरेशन से जर्मन एम्पायर बनाना। बिस्मार्क जानते थे कि अगर कोई कॉमन एनिमी जर्मनी पर हमला कर दे तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स नॉर्थ और साउथ जर्मनी के बीच यूनाइटिंग फैक्टर का काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने फ्रांस को परेशान करना शुरू कर दिया। प्रशिया की ऑस्ट्रिया पर हुई जीत के बाद वैसे भी नेपोलियन III घबराए हुए थे। उन्हें लगा था जब ऑस्ट्रिया और प्रशिया आपस में लड़कर कमजोर हो जाएंगे तो फ्रांस उन पर आक्रमण करके कुछ जर्मन टेरिटरीज को हथिया लेगा। ऐसे में बिस्मार्क की जीत और ऑस्ट्रिया के साथ उसकी ट्रीटी ने फ्रांस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिस्मार्क ने फ्रांस को ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर में न्यूट्रल रहने के लिए कुछ टेरिटरीज देने का भी प्रॉमिस किया था, लेकिन जीतने के बाद बिस्मार्क अपनी प्रॉमिसेस से पीछे हट गए। वो तो बस फ्रांस के साथ वॉर का कोई बहाना ढूंढ रहे थे। 1870 में स्पेनिश थ्रोन के सक्सेसर को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई। बिस्मार्क ने प्रशियन प्रिंस लियोपोल्ड का नाम प्रपोज किया। इससे नेपोलियन काफी घबरा गए, क्योंकि फ्रांस के एक साइड ऑलरेडी प्रशिया था। अगर दूसरी साइड प्रशियन प्रिंस शासन करने लगेगा तो फ्रांस तो दोनों तरफ से घिर जाएगा। इससे पहले नेपोलियन III ने नेदरलैंड से लक्जमबर्ग खरीदने की कोशिश की थी, जिसे बिस्मार्क ने मना कर दिया। इस तरह बिस्मार्क फ्रांस पर प्रेशर बढ़ा रहे थे और दोनों के बीच वॉर अब बस कुछ ही समय की बात लग रही थी। स्पेनिश थ्रोन के सक्सेशन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए नेपोलियन III ने अपने एम्बेसडर काउंट बेनेडेटी को प्रशिया भेजा। इस समय प्रशियन किंग विलियम I EMS रिजॉर्ट में हॉलिडेज स्पेंड कर रहे थे। काउंट बेनेडेटी वहीं किंग विलियम I से मिले। फ्रेंच एम्बेसडर प्रशिया से गारंटी चाहते थे कि प्रशिया स्पेन के अफेयर से बाहर रहेगा, लेकिन किंग विलियम I ने बिना बिस्मार्क से पूछे कोई भी डिसीजन लेने से इनकार कर दिया। किंग विलियम ने बिस्मार्क को एक टेलीग्राम लिखा, जिसमें उन्होंने फ्रेंच एम्बेसडर की सारी बातें बताई। इस टेलीग्राम को हिस्ट्री में EMS टेलीग्राम कहते हैं। बिस्मार्क इस समय फ्रांस से वॉर का कोई उपाय खोज ही रहे थे। EMS टेलीग्राम जब उन्हें मिला तो उन्होंने इसी को वेपन बनाने की तरकीब निकाली। उन्होंने किंग विलियम के टेलीग्राम के कुछ पैराग्राफ्स को एडिट करके न्यूज़पेपर्स को दे दिया। बिस्मार्क ने टेलीग्राम ऐसे एडिट किया था जिससे लगता कि प्रशियन किंग ने फ्रेंच एम्बेसडर और फ्रेंच पीपल को काफी इंसल्ट किया हो।
जब ये न्यूज पब्लिश हुई तो फ्रेंच सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन को प्रशिया के खिलाफ कड़े एक्शंस लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह फ्रांस ने प्रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और बिस्मार्क के जाल में फंस गए। अगस्त 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच वॉर हुई, जिसे फ्रैंको प्रशियन वॉर कहते हैं। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ तो बिस्मार्क की प्रिडिक्शन के अनुसार सारे जर्मन स्टेट्स यूनाइट हो गए। ऑस्ट्रिया को छोड़कर सारे सदर्न स्टेट्स जो कि फेडरेशन का हिस्सा नहीं थे, ने भी वॉर में प्रशिया का साथ दिया। इस वॉर में प्रशिया ने फ्रांस को बहुत बुरी तरह से हराया। फ्रांस को फर्दर ह्यूमिलिएट करने के लिए बिस्मार्क ने यूनाइटेड जर्मन एम्पायर की घोषणा फ्रेंच किंग के रेजिडेंस पैलेस ऑफ वर्साई से की। इस तरह 1864 से 1871 के बीच बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यूज करते हुए जर्मनी को यूनाइट कर दिया। किंग फ्रेडरिक विलियम I यूनाइटेड जर्मन एम्पायर के पहले एम्परर बने और बिस्मार्क पहले चांसलर। कंक्लूजन। दोस्तों, जर्मनी की यूनिफिकेशन से यूरोप के जियोग्राफिक सेंटर में एक पावरफुल स्टेट का उदय हुआ। इस तरह यूरोप के ग्रेट पावर्स की लिस्ट में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के साथ एक और नाम जुड़ गया। होली रोमन एम्पायर के रूइन से एक मॉडर्न जर्मन एम्पायर के डेवलपमेंट से आने वाले समय में यूरोपियन पॉलिटिक्स पर भी डीप इंपैक्ट पड़ा। आने वाले समय में जर्मनी यूरोप में पहले से एस्टैब्लिश्ड स्टेट्स के साथ रिसोर्सेज के लिए कंपीट करने लगा। इस कंपटीशन में कॉलोनियल कंपटीशन भी शामिल था। रिसोर्सेज को लेकर यही कंपटीशन 20th सेंचुरी में डेवास्टेटिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक प्रमुख कारण बना।